Hello, I hope you're doing well in life and I hope you these podcasts are helpful for you. मैं एक खुद स्टूडेंट हूँ एंड मैं पॉडकास्ट इसलिए बना रही हूँ क्योंकि ये मेरे लिए भी बेनिफिशियल होते हैं और आई होप ये आपके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे बिकॉज जब हम कहीं जा रहे होते हैं चल रहे होते हैं सो अगर हम ये पॉडकास्ट सुनेंगे या इवन दो आप एन अगर सामने रखोगे और ये पॉडकास्ट सुनोगे यू विल गेट आई स्वेयर आपको बहुत फ़ायदा होगा इस चीज़ से। आप एक बार ट्राई करना, आप एन सामने रखना एंड हेडफोन्स वट एवर यू हैव, आप सुनो इस पॉडकास्ट को, देन आपको ना चीज़ें बहुत अच्छे से याद होगी। और अब 2-3 बार अगर आप सुनेंगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मेरा ओवरऑल एक चैप्टर के 5 वीडियोस और 5 वीडियोस कुल मिलाकर 1 आवर 20 मिनट है। चलो 1 आवर 20 मिनट्स में आपको बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएगी क्योंकि मैं एक वर्ड एन का बता रही हूँ। एंड अब जितना इस चीज़ को सपोर्ट करेंगे मैं उतने सारे चैप्टर्स के पॉडकास्ट बनाऊंगी। एंड थैंक यू सो मच आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो। सो लेट्स बिगिन विद दिस चैप्टर हाइड्रोकार्बन्स। और आई होप आई विल ट्राई माई 100% ताकि आपको ये चैप्टर टिप ऑफ द टंग याद हो जाए बिकॉज आफ्टर ऑल ऑर्गेनिक इज़ ऑल अबाउट लर्निंग। कंसेप्ट हैं बट अगर जितना आपको याद हो जाएंगे उतने क्वेश्चन आपको ईजिली हो जाएंगे सॉल्व, आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, राइट। सो लेट्स बिगिन विद दिस चैप्टर। ओके, हाइड्रोकार्बन्स। सबसे पहली लाइन लिखी है हाइड्रोकार्बन्स आर इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी। हमें पता है पेट्रोलियम, एलपीजी, केरोसिन, इस सबसे तो हमें आइडिया मिलता ही है कि दे आर इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी। लेट्स बिगिन द चैप्टर। द टर्म हाइड्रोकार्बन इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी विच मीन्स कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। हाइड्रोकार्बन्स प्ले ए की रोल इन आर डेली लाइफ। यू मस्ट बी फेमिलियर विद द टर्म्स एलपीजी एंड सी। देखो मैं एनसीईआरटी रीड करूँगी, राइट। अब आप मैं चाहती तो मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट लाइन्स समझा सकती हूँ और रीड नहीं करूँगी। मैं रीड इसलिए करूँगी बिकॉज ऐसे कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपको शायद दिमाग में फिर रह जाए। रीड करने से ना आपको आइडिया मिलता है। अब जहाँ मुझे लगेगा मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए मैं वहाँ एक्सप्लेन करूँगी और बाकी जो मुझे लगेगा कि मुझे सिर्फ रीडिंग देनी है मैं रीड करूँगी। ओके, so let's continue. The term hydrocarbon is self-explanatory, which means compound of carbon and hydrogen only. Hydrocarbons play a key role in our daily life. You must be familiar with the terms LPG and CNG used as fuel. LPG is an abbreviated form of liquefied petroleum gas, whereas CNG stands for compressed natural gas. Another term LNG, दूसरी टर्म क्या एल एन जी, दैट्स लिक्विफाइड नेचुरल गैस। ये भी न्यूज़ में ये तीनों चीज़ें आजकल। दिस इज़ ऑल्सो अ फ्यूअल एंड इज ऑब्टेन्ड बाय लिक्विफिकेशन ऑफ नेचुरल गैस। जो हमें एल पी जी पता है, हमें सी एन जी पता है। अब एल एन जी क्या है? ये है लिक्विफाइड नेचुरल गैस। और ये कैसे हमें मिलता है? हम जब नेचुरल गैस जो होता है उसको लिक्विफाई करते हैं तो हमें उससे एल एन जी मिलता है। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल आर ऑब्टेन्ड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम फाउंड अंडर द अर्थ। जीओसी में जब हम पढ़ते हैं ना प्यूरिफिकेशन, मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन, वहाँ पर सीधे हाईलाइटेड है कि जो पेट्रोल हो, डीजल हो, कैरोसिन हो, ये हमें कैसे मिलता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम फाउंड अंडर द अर्थ क्रस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बिकॉज इस पर क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। कोल गैस जो है ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल से मिलता है। नेचुरल गैस जो है इट्स फाउंड इन अपर स्ट्रेटा ड्यूरिंग ड्रिलिंग ऑफ ऑयल वेल्स। ये पता ही है कि अपर स्ट्रेटा में फाउंड होता है जब हम ड्रिल करते हैं, ऑयल वेल्स निकालते हैं। तो जब हम ऑयल वेल्स ड्रिल करते हैं और हम ऑयल निकाल रहे होते हैं तो नेचुरल गैस साथ में ही निकलता है क्योंकि अपर स्ट्रेटा में प्रेजेंट होता है। द गैस आफ्टर कंप्रेशन, उसको हम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोलते हैं, ठीक है, जो यूज़ होता है ऑटोमोबाइल्स में। एलपीजी डोमेस्टिक फ्यूल है, बहुत लीस्ट पोल्यूशन है। एलपीजी का लीस्ट पोल्यूशन है जो कि डोमेस्टिक फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है। केरोसिन ऑयल इज ऑल्सो यूज एज डोमेस्टिक फ्यूल बट डीजल सॉरी बट इट काजेज सम पोल्यूशन। मतलब केरोसिन ऑयल जो होता है ना कुछ पोल्यूशन तो कॉज करता है लेकिन एलपीजी नहीं करता, तो इसीलिए इंडिया में मोस्टली एलपीजी यूज़ होता है, ठीक है। ऑटोमोबाइल्स नीड्स फ्यूल लाइक पेट्रोल, डीजल, सीएनजी। पेट्रोल और सीएनजी ऑपरेट करते हैं ऑटोमोबाइल्स और बहुत लीस्ट पोल्यूशन कॉज करते हैं, क्या? पेट्रोल एंड सीएनजी। डन। ऑल दिस फ्यूल कंटेन मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन विच आर द सोर्सेज ऑफ एनर्जी। हाइड्रोकार्बन आर ऑल्सो यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीमर, जैसे कि पॉलीथीन, पॉलीप्रोपीन, पॉलीस्ट्रीन। इस पर भी क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोकार्बन जो होते हैं दे आर यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीथीन, that are used for the manufacture of polymers like polythene, polypropylene, polystyrene. Higher hydrocarbons are used as solvent for paints. जो higher hydrocarbons हैं उनको solvents की तरह यूज़ किया जाता है paints के लिए. They are also used as a starting material for manufacture of many dyes and drugs. इनको ना as a starting material यूज़ किया जाता है ताकि हम बहुत सारे dyes और drugs बना सके. Thus you can well understand the importance of hydrocarbon in your daily life. In this unit you will learn about the hydrocarbon. इसमें से 2-3 क्वेश्चन आ सकते थे तो
इसलिए मैंने ये पैराग्राफ बताया. ओके. Classification. Hydrocarbons are of different types. Depending upon the type of carbon bonds present, they can be classified into three main categories: saturated, unsaturated and aromatic. ये आपने पढ़ा होगा बट फिर भी समझाती हूँ. Saturated क्या होता है? जिसमें डबल बॉन्ड नहीं होता, जिसमें पाई बॉन्ड नहीं होता, जिसमें रिंग नहीं होती है, दैट्स जिसका DU ज़ीरो होता है, दैट्स सैचुरेटेड. अब बात करेंगे अनसैचुरेटेड की. अनसैचुरेटेड होता है जिसमें डबल बॉन्ड होता है, जिसमें रिंग होती है, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है. डन. और एरोमेटिक पता है जिसमें हकल्स रूल फॉलो होता है, राइट. 4n pi इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसमें, सॉरी आई एम सॉरी, 4n+2 pi इलेक्ट्रॉन्स जिसमें होते हैं, तो उसी को बोलते हैं हम एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स. किनको? जिस रिंग में 4n+2 pi इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम एरोमेटिक बोलते हैं. और इसके अलावा भी और चीज़ें होती है जैसे कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए, कंजुगेशन जो होती है कंटिन्यूअस होनी चाहिए. और ये जो चीज़ें होती है इसके अलावा हमें चाहिए कि 4n+2 pi इलेक्ट्रॉन्स होनी चाहिए, तो उसको हम एरोमेटिक कहते हैं. ठीक है. Saturated hydrocarbons contain carbon-carbon and carbon-hydrogen single bonds. If different carbon atoms are joined together to form open chain of carbon atoms with single bonds, they are termed as alkanes. As you have already studied in Unit 12. On the other hand, if carbon atoms form a closed chain or ring, they are termed as cycloalkenes. अगर alkenes मतलब saturated है और मतलब ring विंग नहीं बना रहे, और अगर यही alkenes ring बनाते हैं तो उनको हम बोलते हैं cycloalkenes. Unsaturated hydrocarbon contain carbon-carbon multiple bonds, double bonds, triple bonds or both. Aromatic hydrocarbons are a special type of cyclic compounds. You can construct a large number of model of molecules of both types, open chain and closed chain, keeping in mind that carbon is tetravalent and hydrogen is monovalent. For making models of the alkanes, you can use toothpicks, वगैरह. For alkenes, alkynes and aromatic hydrocarbons, spring models can be constructed. ठीक है. ये बोल रहा है कि अल्कीन, अल्काइन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के लिए स्प्रिंग मॉडल्स कंस्ट्रक्ट किए जा सकते हैं. जहाँ तक मैंने देखा तो यहाँ पर कुछ ऐसी लाइन्स हैं जो कि पता है इंसान को, मतलब बेसिक्स हैं और जो हमें नहीं पढ़नी चाहिए. हमें स्ट्रेस मतलब अगर हम ऐसे हर एक लाइन याद करेंगे तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बोल सकते हैं. तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं सारा ही कवर करूँ बट स्ट्रेस ऑन करूँगी इंपॉर्टेंट चीज़ों पे, ताकि आपको चीज़ें अच्छे से याद हो जाए और आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटे. ओके. So let's continue with alkanes. As mentioned earlier, जो alkanes होते हैं ये saturated होते हैं, open chain होते हैं, इनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स होते हैं. मीथेन जो होता है फर्स्ट मेंबर होता है इस फैमिली का. मीथेन इज़ अ गैस फाउंड इन कोल माइंस एंड मार्शी प्लेसेस. हमें पता है यार कि मीथेन मार्शी प्लेसेस में मिलता है, और ये भी याद रखना कि ये कोल माइंस में भी मिलता है. ठीक है. उसके बाद ये जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये इनर्ट होते हैं नॉर्मल कंड. आप बोलोगे मैम आपने पैरा छोड़ा, इसमें कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है जो मतलब मुझे लगता है जो इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है. मतलब ये चीज़ें बहुत नॉर्मल है, बेसिक्स हैं, तो इसलिए मुझे लगा कि नहीं बताना चाहिए. ठीक है. सो लेट्स कंटिन्यू एंड आई होप यू कीप ट्रस्टिंग मी. आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा. ये जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इनर्ट होते हैं नॉर्मल कंडीशंस में, एज दे डू नॉट रिएक्ट विद एसिड बेसिस एंड अदर रिएजेंट्स. ये इनर्ट होते हैं, ये किसी ना एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, ना बेस के साथ, ना बाकी रिएजेंट्स. हेंस इनको पैराफिन्स बोलते हैं. लैटिन मतलब पैरन, एफिनीज मतलब एफिनिटी. इनकी बहुत कम एफिनिटी होती है, इसलिए इनका नाम इनको पैराफिन्स बोलते हैं. दैट मीन्स लेस एफिनिटी, लिटिल एफिनिटी. ओके. और ये कहाँ से वर्ड निकला है? लैटिन से. कैन यू थिंक ऑफ अ जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन फैमिली? होमोलॉग. इनकी जो जनरल फॉर्मूला है वो है CnH2n+2. याद रखना इनकी जो जनरल फॉर्मूला है वो है CnH2n+2. और यहाँ पर ये लाइन लिखी है कि अगर आप VSEPR थ्योरी को फॉलो करते हो, आप देखोगे कि जो मीथेन का वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, जिसमें कार्बन एटम जो होता है वो सेंटर पे और बाकी जो हाइड्रोजन एटम्स है वो कॉर्नर्स पे है ऑफ ए रेगुलर टेट्राहेड्रॉन. और HCH बॉन्ड एंगल जो 109.5 डिग्री है. ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब ये ओब्वियसली क्योंकि अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा होगा तो आपको समझ आएगा कि मीथेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो टेट्राहेड्रॉन होता है. हाँ, ये एंगल इंपॉर्टेंट है कि जो HCH एंगल है वो 109.5 डिग्री है. ठीक है. इन अल्कीन्स टेट्राहेड्राइड जॉइन टुगेदर इन विच CC and CH बॉन्ड लेंथ्स आर इतना. ये इसका ये मतलब है, हमें बॉन्ड लेंथ याद नहीं रखना है. इसका ये मतलब है जो CC बॉन्ड लेंथ है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू CH बॉन्ड लेंथ. ठीक है. CC बॉन्ड लेंथ कितना है? 154 और CH है 112. तो CC बॉन्ड लेंथ इज मोर देन CH इन मीथेन का स्ट्रक्चर. ओके. यू हैव ऑलरेडी रेड दैट CC and CH सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय हेड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ sp3. क्योंकि कार्बन का कौन सा मतलब हाइब्रिडाइजेशन आप लोगों ने तो पढ़ी होगी केमिकल बॉन्डिंग में, तो कार्बन का कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp3. और हाइड्रोजन का कितना है? 1s. और इन्हीं के ओवरलैपिंग से क्या बनता है? बॉन्ड. देन
अब है नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म। देखो इसमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहले इसमें एक लाइन है 1 2 3 4 5, वैसे आप सुन रहे हो, फिफ्थ लाइन है, फिर मैं बताती हूँ। फिफ्थ लाइन है कि जो फर्स्ट 3 अल्केन्स है वो मीथेन, इथेन और प्रोपेन है, और इसमें एक ही स्ट्रक्चर है। लेकिन जो हायर अल्केन्स है उनमें एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर है, मतलब उनके बहुत सारे आइसोमर्स है। ठीक है, याद रखना कि जो पहले 3 अल्केन, देखो अगर आपको ये याद होगा कि पहले 3 अल्केन्स का एक ही स्ट्रक्चर है, फिर क्वेश्चन आएगा हाउ मेनी आइसोमर्स डज इथेन हैव, आप इजीली वन कर सकते हो, राइट। तो ये याद रखना। हाँ, फाइन, फर्स्ट 3 alkenes methane, ethene, propenes have only one structure, but higher alkenes can have more than one structure। ठीक है, उसके बाद यही आइसोमर्स बनाए गए हैं। पहले ब्यूटेन के बनाए गए, फिर पेंटीन के बनाए गए। ब्यूटेन के जो 2 आइसोमर्स बने, पेंटीन के 3 आइसोमर्स बने। ठीक है, फिर एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा है कि सिंस डिफरेंस इन प्रॉपर्टीज ड्यू टू द डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर, इनकी प्रॉपर्टीज वैरी कर रही है। अब बोलो कि मैम कौन सी प्रॉपर्टीज वैरी कर रही है। देखो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, वो मॉलिकुलर फॉर्मूला, मतलब जितना ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन्स होंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मॉलिकुलर मास के। जितना ज़्यादा मॉलिकुलर मास होगा उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, बट ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ब्रांचिंग है। अब देखो जब ब्यूटेन का पहला स्ट्रक्चर आप देखते हो उसमें मॉलिकुलर मास तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है, लेकिन ब्रांचिंग कोई भी नहीं है। लेकिन दूसरे स्ट्रक्चर में मॉलिकुलर मास सेम है लेकिन ब्रांचिंग है, तो इसलिए दूसरे का स्ट्रक्चर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट। तो मतलब जो एन ब्यूटीन है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू आइसोब्यूटीन। हालांकि तो इसलिए ये बोलता है सिंस डिफरेंसेस प्रॉपर्टी इसलिए है क्योंकि इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो इसलिए हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर। सेम केसेस पेंटेन, पेंटेन के 3 आइसोमर्स है, एन पेंटेन, आइसो और न्यू। न्यू पेंटेन में सबसे लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट है, आइसो पेंटेन में उससे ज़्यादा है, और एन पेंटेन में सबसे ज़्यादा है। ये क्लियर हो गया। उसके बाद बोल रहा है ऐसे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जिनमें ओब्वियसली दैट विच डिफर इन चेन ऑफ कार्बन एटम्स आर नोन एज चेन आइसोमर्स। ये बोल रहा है कि जैसे कि हम स्ट्रक्चर 1 और 3 देखेंगे, अगर हम स्ट्रक्चर 1 और 3 देखेंगे इनमें कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम्स है, बट स्ट्रक्चर 2 एंड 3 एज ब्रांचड। अगर हम देखेंगे फर्स्ट जो एन ब्यूटेन है वो कंटिन्यूस कार्बन चेन है, और सेकेंड में ना ब्रांच्ड है, थर्ड में कंटिन्यूस है, 4 और 5 में ब्रांच्ड है। तो ऐसे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जिन चेन ऑफ कार्बन एटम्स में ही वैरी कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको बोलते हैं चेन आइसोमर्स। ठीक है, उसके बाद है यही कि कार्बन एटम्स प्राइमरी कौन होता है। ओब्वियसली जो कार्बन एटम जो होगा एक कार्बन एटम से जुड़ा होगा उसको प्राइमरी बोलेंगे, जो 2 से जुड़ा होगा तो सेकेंडरी, टेरिशरी 3 और क्वाटरनरी चोर 4। ठीक है, क्वाटरनरी मतलब जो 4 कार्बन एटम से जुड़ा होगा, क्योंकि कार्बन जो है टेट्रावैलेंट है। बट अगर ऐसा कार्बन है जो खाली है बेचारा CH3, अब इसको क्या बोलोगे, इसको भी प्राइमरी कार्बन ही बोलेंगे। ठीक है, डन। उसके बाद है 376 पे लाइन लिखी है कि C6H14 में 5 आइसोमर है, C7H16 में 9 है, और 9 है, और C10H22 में 75। अब बोल के मैम इसको याद देखो, बना तो नहीं सकते हो ना आप 75, आपको याद करना है। C6 कार्बन जब 6 है तो 5 है, कार्बन जब 7 है तो 9 है, और जब कार्बन 10 है तो कितने हैं 75। हाइड्रोजन तो पता ही है ना, अगर कार्बन 10 होंगे तो हाइड्रोजन 22 ही होंगे, ऐसा कुछ है। तो कार्बन 6 है तो 5 है, कार्बन 7 है तो 9 है, और अगर कार्बन 10 है तो 75 आइसोमर्स है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि अल्काइल ग्रुप्स एज आर डिराइव फ्रॉम अल्केन्स बाय रिमूवल ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम। जब देखो CH4 है, ये एक अल्केन है, अगर हम इसको एक H हटाएंगे ना तो CH3 बनेगा, और ये किसी से भी जुड़ने के लिए रेडी होगा, तो उसको बोलते हैं हम अल्काइल ग्रुप। और इसका जो फॉर्मूला होता है देखो, CnH2n+2 किसका था, अल्केन का। अब एक हाइड्रोजन माइनस करो तो कितना होगा, CnH2n+1। ठीक है, सो यू आर डन विद दिस नोमेनक्लेचर। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बता सकती, इसको प्रैक्टिस करना पड़ता है, इसको अलग से चैप्टर में पढ़ना पड़ता है। सो इसमें ऑब्वियसली हम ये कवर नहीं करेंगे, बट हालांकि आपको देखने हैं अच्छे से, नाम देखने हैं आपको, ये डायग्राम देखना है। ओके, प्रेपरेशन स्टार्ट करते हैं। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो है, सबसे पहले प्रेपरेशन में जो लाइन लिखी है, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो है ये मेन सोर्सेज ऑफ अल्कीन है। ठीक है, ये मेन सोर्स है अल्कीन के। अब उसके बाद हम प्रिपेयर करेंगे फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मतलब अनसैचुरेटेड मतलब जिसमें डबल, मैं शायद स्पीड में जा रही हूँ, पता नहीं क्यों, वेट एक सेकेंड। ओके, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, जिनमें भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड होंगे उनको हम क्या करेंगे। देखो जो डाई हाइड्रोजन गैस होता है मतलब H2 गैस, उसको हम अल्कीन मतलब अनसैचुरेटेड, अल्काइन अनसैचुरेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड कैटलिस्ट जैसे कि प्लैटिनम, पैलेडियम, निकल, उसको हम क्या करते हैं, ऐड करवाते हैं और बनता है अल्कीन। और इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। सिंपली हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं और फिर ही डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और उसके बाद क्या बन रहा है, अल्कीन बन रहा है। दीज मेटल्स एब्सॉर्ब डाई हाइड्रोजन ऑन देयर सर्फेस एंड एक्टिवेट हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड। हम क्या करते हैं,
सबसे पहले लाते हैं यही मेटल्स, निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम, फिर उसके ऊपर हाइड्रोजन गैस डालते हैं। ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन बॉन्ड को एक्टिवेट करते हैं और उसके बाद हम फिर अल्कीन अल्काइन डालते हैं और इससे क्या होता है, हाइड्रोजनेशन होता है। अब प्लैटिनम और पैलेडियम को ना नखरे नहीं है, ये बोलता है कि हम रूम टेम्परेचर पे ये रिएक्शन करेंगे, बट जो होता है हमारे पास निकल, ये बोलता है कि हमें हाई टेम्परेचर भी चाहिए और प्रेशर भी हाई चाहिए। ठीक है, डन। फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स से वाई फ्लोराइड, क्योंकि पता है यार फ्लोराइड बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग होता है और उसको ईजिली हम हटा नहीं सकते, राइट। जब हम उसको जिंक और डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करवाते हैं, ये अल्केन देता है। अब क्या होता है इसमें, फॉर एग्जांपल CH3Cl है, हमने इसको जिंक और डाइल्यूट HCl में होगा H पॉजिटिव और Cl-, तो क्या होगा जड़न, मतलब क्या होता है, H पॉजिटिव Cl के साथ रिएक्ट करके HCl बनता है और अल्केन बनता है, दैट्स इट। तो अल्काइल हैलाइड्स को जब हम रिएक्ट करवाते हैं, रिड्यूस करते हैं जिंक और डाइल्यूट HCl के साथ, ये अल्केन देता है, और एक्सेप्ट फॉर फ्लोराइड। उसके बाद है वर्ट्स रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें हम अल्काइल हैलाइड्स को ट्रीट करवाते हैं सोडियम के साथ ड्राई ईथर सॉल्यूशन में, तो बनते हैं हायर अल्कीन्स। मतलब देखो अगर मैं आपको सिंपली बताऊँ ना ट्रिक से कि कैसे करना है, फॉर एग्जांपल CH3Br था और हमने इसको सोडियम के साथ रिएक्ट करवाया ड्राई ईथर में, अब क्या होगा, जो Br है ना वो तो हट जाएगा और CH3 के 2 मोल्स करने। अगर फॉर एग्जांपल CH3 की जगह कोई ऐसा कम्प्लेक्स कंपाउंड था, तो उस कम्प्लेक्स कंपाउंड का मिरर इमेज बना के चिपका दो, दो दो बनेंगे, डबल हो जाते हैं। और अगर फॉर एग्जांपल CH3 के बदले कोई ऐसा कंपाउंड होगा जो रिंग होगा या कोई और कंपाउंड होगा, ठीक है, रिंग नहीं मतलब कोई ऐसा कंपाउंड होगा जो कम्प्लेक्स होगा, तो उसको ना उसका मिरर इमेज बना दो और चिपका दो, ठीक है। अल्काइल हैलाइड्स ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम मेटल इन ड्राई ईथर फ्री फ्रॉम मॉइस्चर गिव्स हायर अल्कीन्स। इस रिएक्शन को हम वर्ट्स रिएक्शन बोलते हैं और इसको यूज़ किया जाता है फॉर द प्रेपरेशन ऑफ हायर अल्कीन्स कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम। यही केस पता है कहाँ पर होता है, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस मेथड, उसमें भी हम सिर्फ इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का बना सकते हैं और हायर अल्कीन्स बनाते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी यही होता है कि डुप्लीकेट हो जाता है और आपस में चिपका दो, ठीक है, वैसा सीन होता है। डन। उसके बाद है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब CH3CONA। जब हम उसको सोडा लाइम के साथ, सोडा लाइम मतलब मैम मतलब कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर के साथ जब हम उसको हीट करते हैं तो हमें मिलते हैं अल्कीन्स। मतलब जो CO2 लिबरेट हो जाता है और सोडियम जो है सोडा लाइम के साथ रिएक्ट करके Na2CO3 बनाते हैं, तो क्या बना, CH3 बना। और अल्कीन में एक कार्बन कम हुआ। कहाँ से कार्बन कम हुआ, देखो क्योंकि CH3CO, मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ, सुनो। CH3CONA है, अब हमने इसको सोडा लाइम के साथ रिएक्ट करवाया, सोडा लाइम मतलब NaOH, इसमें से जो सोडियम है वो सोडा लाइम के साथ CH3CONA में से सोडियम जो है वो सोडा लाइम के साथ रिएक्ट करवा के Na2CO3 बनाया, हट गया सोडियम। अब हमारे पास क्या बचा, CH3COO है ना, बचा ना यही। अब CH3COO में से COO जो है CO2, वो CO2 की फॉर्म में लिबरेट हो जाएगा। अब CH3 बचा, पहले CH3CONA था मतलब 2 कार्बन थे, लेकिन उसके बाद सिर्फ CH3 बचा तो 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन खत्म मतलब कम हो गया। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एलिमिनेशन ऑफ CO2 फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एसिड, इज नोन एज डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डन। कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस मेथड, एक एक्वस सॉल्यूशन होता है सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बो, इसमें भी हम CH3CONA लेते हैं और उसको इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं और हमें क्या मिलता है, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, जैसा मैंने आपको बोला। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें हमें सारा याद नहीं रखना, इसमें बस इतना याद रखना है कि एनोड जो है, एनोड पे हमें मिलता है अल्कीन और कार्बन डाइऑक्साइड, और कैथोड पे मिलता है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। एनोड पे मिलता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, अल्कीन, ए फॉर एनोड, ए फॉर अल्कीन, और अल्कीन के साथ CO2 हमेशा निकलता है, राइट। और उसके बाद कैथोड है, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस निकलता है, ठीक है। एनोड पे निकलता है अल्कीन और CO2, कैथोड पे निकलता है हाइड्रोजन गैस। अब है प्रॉपर्टीज़, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़, अल्कीन्स आर अमंग ऑलमोस्ट नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ये तो पहले ही बताया, इनको तो पैराफिन्स इसलिए बोलते हैं ना क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करते। पोलैरिटी भी इनकी बहुत कम होती है, मतलब ये तो कॉमन सेंस है, CH है, CC है, पोलैरिटी बहुत कम होती है बिकॉज ऑफ द कोवलेंट नेचर ऑफ CC एंड CH बॉन्ड्स एंड ड्यू टू अ वेरी लिटिल डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स। दे पोजेस वीक वैंडरवाल्स फोर्स, ड्यू टू द वीक फोर्स जो पहले 4 है वो क्या है, गैसेस है, फिर 5 से लेकर 17 तक लिक्विड्स है, और फिर 18 से आगे क्या है, सॉलिड्स है, ठीक है, एट 298 केल्विन। तो क्योंकि इनमें वीक फोर्सेस होते हैं, जो पहले 4 मेंबर्स हैं C1 से लेकर C4 तक वो क्या है, गैसेस हैं, C5 से लेकर C17 तक वो लिक्विड्स हैं, और दोज कंटेनिंग मोर देन 18 कार्बन्स वो क्या है, सॉलिड्स है। दे आर कलरलेस एंड ऑर्डरलेस, ये कलरलेस होते हैं, ये ऑर्डरलेस होते हैं, इनमें ना कलर होता है ना ऑर्डर होता है, ये याद रखना। और ये हमें अल्कीन और अल्काइन में भी ऐसी ही प्रॉपर्टीज़ मिलेगी कि वो भी कलरलेस होते हैं, वो भी ऑर्डरलेस होते हैं, ठीक है।
पेट्रोल और लोअर फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम जो होते हैं वो ड्राई क्लीनिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं टू रिमूव ग्रीस स्टेन्स। पेट्रोल हो या लोअर फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम दे आर यूज फॉर ड्राई क्लीनिंग, ताकि हम ग्रीस स्टेन्स को रिमूव कर सकें, ठीक है। जो एल्केन्स होते हैं नॉन पोलर होते हैं, तो इसलिए ये हाइड्रोफोबिक होते हैं नेचर में। तो इसलिए पता है हमने एक रूल पढ़ा था कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक, राइट। वैसे ही जो पोलर होते हैं वो पोलर में डिजॉल्व होंगे और नॉन पोलर में। अब ये नॉन पोलर है तो ये वाटर में तो कभी डिजॉल्व नहीं होगा, क्योंकि वाटर तो पोलर है, तो इसलिए हाइड्रोफोबिक होते हैं नेचर में। और ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ही डिजॉल्व होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मॉलिकुलर मास के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ब्रांचिंग है, वही बताया। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डिफरेंट अल्केन्स आर गिवन इन टेबल 13.2, ठीक है। फ्रॉम विच इट्स क्लियर दैट देर इज अ स्टडी इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट विद इंक्रीज इन मॉलिकुलर मास। जितना ज़्यादा मॉलिकुलर मास होगा उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इंटर मॉलिकुलर वैंडर वॉल्स फोर्सेज इंक्रीज विद इंक्रीज इन द मॉलिकुलर साइज। जो वैंडर वॉल्स फोर्स होता है वो इंक्रीज होता है जब मॉलिकुलर साइज इंक्रीज होता है, तो वैंडरवॉल्स फोर्स भी इंक्रीज होता है। बट आगे मैं बताती हूँ क्या बट। यू कैन मेक एन इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन, ओके ये छोड़ो। विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ ब्रांच चेन, जब ब्रांच चेन्स होती है जो मॉलिक्यूल होता है वो अटेन करता है शेप ऑफ ए स्फेयर। दिस रिजल्ट्स इन अ स्मॉलर एरिया ऑफ कंटैक्ट, और वंडरवॉल फोर्स जो होती है वो कम हो जाती है, इसलिए ब्रांचिंग के साथ मॉलिकुलर जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डिक्रीज करता है। ओके, सो क्या है लाइन, फिर से पढ़ूंगी। विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ ब्रांचेड चेन्स द मॉलिक्यूल अटेन्स द शेप ऑफ ए स्फेयर। दिस रिजल्ट इन स्मॉलर एरिया ऑफ कंटैक्ट एंड देयरफॉर वीक इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस बिटवीन स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स विच आर ओवरकम एट रिलेटिवली लोअर टेम्परेचर। मतलब बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ब्रांचिंग के। केमिकल प्रॉपर्टी यही है, क्योंकि ये इनर्ट होते हैं एसिड से, बेस से, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट से, तो इसलिए कुछ रिएक्शंस करते हैं अंडर सर्टेन कंडीशन, जिसमें हम पहला पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन, हैलोजिनेशन, फिर मैकेनिज्म, फिर कंबशन। ओके, एक सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड। So let's continue. ओके, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे। ओके, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स ऑफ अल्कीन्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय हैलोजन्स, नाइट्रो एंड सल्फोनिक एसिड ग्रुप्स। एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन को हम इन या तो हैलोजन से रिप्लेस कर सकते हैं, या तो नाइट्रोजन से, या तो सल्फोनिक एसिड ग्रुप से। हैलोजिनेशन जो होती है या तो वो हायर टेम्परेचर पे होती है, या तो उसको यूवी लाइट चाहिए होती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये मेंशन करना। जहाँ पर भी तुम लोग हाई टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई देखोगे या यूवी लाइट देखोगे, तो वहाँ पर हैलोजिनेशन होती है। और ये जो रिएक्शन होती है ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, ठीक है। लोअर अल्केन्स ना ही नाइट्रेशन करते हैं ना ही सल्फोनेशन करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि लोअर अल्केन्स ना नाइट्रोजन करते हैं, ना नाइट्रेशन करते हैं, ना सल्फोनेशन करते हैं। दोज रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन एटम्स ऑफ अल्केन्स आर सब्स्टिट्यूटेड आर नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये जो हैलोजिनेशन वाला रिएक्शन है ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब जैसे कि क्लोरिनेशन और मीथेन, ये देख लो कि एक हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन से रिप्लेस होता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, और हम कहेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट या यूवी लाइट या टेम्परेचर। ओके, इट्स इम्पॉर्टेंट दैट इट्स फाउंड दैट द रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है अल्केन्स में हैलोजिनेशन में वो सबसे ज़्यादा F2 की होती है, फिर Cl2 की होती है, फिर Br2 की होती है, फिर I2 की होती है। ये पाया गया है जो रेट ऑफ रिएक्शन है अल्केन्स की विद हैलोजेंस, ये सबसे ज़्यादा किसकी है, सबसे ज़्यादा किसकी रेट ऑफ रिएक्शन है, वो है F2, Cl2, Br2, I2। रेट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन ऑफ अल्केन इज 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। क्यों? 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा ना, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। देखो अब इसमें ना क्वेश्चन इस रेट पे आते हैं, तो रेट वाला अच्छे से कर लेना कि रेट ऑफ रिएक्शन जो अल्केन की होती है विद हैलोजन, ये सबसे ज़्यादा क्या है, F2, Cl2, Br2, I2। फ्लोरिनेशन बहुत वायलेंट होता है टू बी कंट्रोल्ड, मतलब मैंने तो ऑलरेडी बोला कि बॉम्ब है ये फ्लोरीन, कि ये ना मसले खड़े कर देता है ना। तो और हमने कहाँ देखा कि फ्लोरिनेशन, जहाँ अल्काइल हलाइड्स को जब हम जिंक प्लस डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करते हैं, वहाँ पर हम फ्लोरीन को रिमूव ही नहीं कर पाते। फ्लोराइड्स के अलावा हर जगह ये वैलिड होता है। वैसे यहाँ पर भी फ्लोरिनेशन बहुत वायलेंट होता है, ठीक है। आयोडिनेशन बहुत स्लो होता है और ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, तो इसलिए वहाँ पर एक रिड्यूसिंग, वहाँ पर एक क्या बनता है, वहाँ पर एक्चुअली बनता है ये, सॉरी मैं भूल गई, हाँ HI बनता है। ओके, तो वहाँ पर एक HI बनता है जो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट की वजह से, HI की वजह से ये रिएक्शन जो होती है वो रिवर्सिबल हो जाती है। तो फिर हम इनको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे HiO3, HNO3 के साथ रिएक्ट करवाते हैं ताकि ये रिएक्शन रिवर्सिबल ना हो जाए।
अब ये तो यहाँ पर देखो लाइन क्या लिखी है, हैलोजिनेशन जो है इट्स सपोज टू प्रोसीड विया फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म। आप लोग ना अभी ये याद रखना कि ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ताकि आगे ईजी हो जाए। इन्वॉल्विंग 3 स्टेप्स, इनिशिएशन, प्रोपगेशन, टर्मिनेशन। अब हम ये 3 न्यू स्टेप्स पढ़ेंगे नहीं, इसमें मैं आपको मेन चीज़ें बताऊंगी जिसमें से क्वेश्चन आते हैं। देखो सबसे पहले जो प्रोडक्ट होता है वो हमें प्रोपगेशन में बनता है, और सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रोडक्ट प्रोपगेशन में बनता है। टर्मिनेशन में भी बनता है बट सबसे ज़्यादा कहाँ बनता है, प्रोपगेशन में। और मैं आपको समझाती हूँ, मुझे लगता है मैं पढ़ाती हूँ ये, ठीक है। इतना समझ आ गया। मेन चीज़ ये है कि प्रोडक्ट कहाँ बनता है, अल्केन कहाँ बन रहा है, मतलब ये अल्काइल हैलाइड कहाँ बन रहा है, प्रोपगेशन में। मेनली प्रोपगेशन में बन रहा है, टर्मिनेशन में बन रहा है बट स्मॉल क्वांटिटीज़ में बन रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। चलो अब हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं। इनिशिएशन में क्या होगा कि CL जो बॉन्ड होता है ये ब्रेक होता है लाइट की वजह से, होमोलिसिस हो जाता है और क्लोरीन फ्री रेडिकल्स बनते हैं। क्या लिखा है एनसीईआरटी ने, दिस रिएक्शन इज इनिशिएटेड बाय होमोलिसिस ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और हीट। जो CL बॉन्ड इज वीकर देन CC एंड CH बॉन्ड, और हेंस ये ब्रेक होता है। फिर प्रोपगेशन में CL बॉन्ड अब टूट गया, अभी ये चाहता है कि मैं टूटा तो दूसरों को भी तोड़ूंगा, ऐसा कुछ सीन है। तो क्लोरीन जो होता है फ्री रेडिकल, ये अटैक करता है मीथेन को, ये मीथेन को अटैक करता है और इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैसे करवाता है, ये मीथेन को ब्रेक करता है। मीथेन का फ्री रेडिकल बनाता है और मीथेन से उसका H ले जाता है तो HCl बनता है, ठीक है। फिर मिथाइल रेडिकल दस ऑब्टेन अटैक्स द सेकेंड मॉलिक्यूल। अब जो मिथाइल रेडिकल है ये Cl2 बदला लेता है, ये वापस से Cl2 को ब्रेक करवाता है और CH3Cl बनाता है और Cl को फ्री रेडिकल बन जाता है। आया समझ। और फिर टर्मिनेशन में क्या होता है, जो बच्चे कुछ फ्री रेडिकल चाहे फिर वो Cl बनता है, जो CH3 बनता है, CH3Cl बनता है, यही होता है टर्मिनेशन में, बच्चे कुछ फ्री रेडिकल्स आपस में मिल जाते हैं। देखो को मैं याद करवाती हूँ। इनिशिएशन में क्या होगा, लाइट आई, लाइट क्लोरीन जो है ना, क्लोरीन और लाइट का थोड़ा है, तो क्लोरीन लाइट आई तो क्लोरीन का मॉलिक्यूल ब्रेक हो गया, होमोलिसिस हो गया, Cl फ्री रेडिकल बन गया। उसके बाद है प्रोपगेशन। प्रोपगेशन में क्या होगा कि जो Cl है ये बोला मेरा तो बॉन्ड ही टूट गया यार, अब मैं दूसरों का तोड़ता हूँ, ठीक है। तो ये CH4 का बॉन्ड तोड़वाता है और CH3 बेचारा अकेला हो जाता है और उसका H ले जाता है और बनता है HCl। अब CH3 बोलता है मैं बदला लूँगा, तो ये Cl2 का बॉन्ड तोड़वाता है, Cl2 का बॉन्ड तोड़वाता है और CH3Cl बनता है जो कि हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, टर्मिनेशन। फिर जो बाकी के फ्री बचे कुछ लोग हैं जिनका बॉन्ड टूटा है वो आपस में बॉन्ड बनाते हैं, जैसे Cl फ्री रेडिकल Cl बनाता है, CH3 फ्री रेडिकल CH3 बनाता है। और जो CH3 होता है ये बोलते हैं हम दोनों के बॉन्ड टूट के चलो हम आपस में बनाते हैं बॉन्ड, तो CH3 और Cl बनता है, ठीक है। तो अब वो the above mechanism helps us to understand the reason by the formation of ethane as a byproduct during chlorination of methane. टर्मिनेशन में ईथेन बनता है तो हमें ये समझ आता है कि ईथेन जो है एज अ बाई प्रोडक्ट बनता है ड्यूरिंग क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन। तो ये बोलता है कि जो ईथेन होता है वो बनता है ड्यूरिंग द मैकेनिज्म जिसमें क्या हो रहा है, हम क्लोरिनेशन करें मीथेन की, और वो किस स्टेप में बनता है, टर्मिनेशन। डन। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी, जैसे कि कंबशन जो होता है ना वो एक्सोथर्मिक होता है, ठीक है, ये याद रखना। कंबशन आग जलाते तो ऑब्वियसली एक्सोथर्मिक है ना, ऐसा याद करो। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन एंडोथर्मिक है, ठीक है, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन एंडोथर्मिक है। आइसोमेराइजेशन एक्सोथर्मिक, सॉरी एंडोथर्मिक है, ठीक है, आइसोमेराइजेशन एंडोथर्मिक। एरोमेटाइजेशन एंडोथर्मिक है, रिएक्शन विद स्टीम एंडोथर्मिक है, पायरोलिसिस एंडोथर्मिक है, मतलब सारी रिएक्शन जो अभी हम पढ़ेंगे ना एंडोथर्मिक है, एक्सेप्ट फॉर वन दैट इज कंबशन। डन, ठीक है, ये याद रहेगा ताकि फिर अगर क्वेश्चन आए कौन सा एंडोथर्मिक है एटलीस्ट ये क्वेश्चन तो बन जाएगा, है ना। सो चलो कंबशन पढ़ते हैं। अल्केन्स को जब हम हीट करते हैं द प्रेजेंस ऑफ एयर या डाई ऑक्सीजन तो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है, CO2 और वाटर बनता है। शॉर्ट में जब हम अल्केन को हीट करते हैं तो हमें बनता है CO2 और वाटर, ठीक है। बाकी जो ये फॉर्मूलाज है ना ये आपको बैलेंसिंग से आ जाएगा, आपको बैलेंस करना है तो आपको आ जाएगा, ठीक है। अब ड्यू टू द एवोल्यूशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट ड्यूरिंग कंबशन अल्केन्स आर यूज्ड एज फ्यूल, इसलिए अल्केन्स को हम फ्यूल्स की तरह यूज़ करते हैं। अगर इनकम्प्लीट कंबशन होगा अल्केन का, और एयर क्यों होगा इनकम्प्लीट कंबशन, बिकॉज एयर जो है या डाई ऑक्सीजन जो है सफिशेंट नहीं है, तो उस मोमेंट पे कार्बन ब्लैक बनेगा। कार्बन ब्लैक किसके लिए यूज़ होता है, इट्स यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ इंक, प्रिंटर इंक, ब्लैक पिगमेंट्स एंड एज फिल्टर्स। फिर से बताती हूँ ये लाइन, ओके। जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है अल्केन्स का, क्योंकि इनसफिशेंट अमाउंट ऑफ एयर था या डाई ऑक्सीजन, कार्बन ब्लैक इज फॉर्म्ड विच इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ इंक, प्रिंटर इंक, ब्लैक पिगमेंट्स एंड एज फिल्टर। मीथेन को तुमने O2 के साथ रिएक्ट करा बट इनकम्प्लीटली, तो वहाँ पर कार्बन और वाटर निकलेगा, कार्बन ब्लैक बनता है, CO2 और वाटर बनता था ना, लेकिन अब कार्बन प्लस वाटर बनता है, ठीक है।
कंट्रोल ऑक्सीडेशन एंडोथर्मिक है, आइसोमेराइजेशन एंडोथर्मिक है, एरोमेटाइजेशन एंडोथर्मिक है और रिएक्शन विद स्टीम एंडोथर्मिक है, पायरोलिसिस एंडोथर्मिक है। देखो, कंट्रोल ऑक्सीजन अल्केन्स को जब हम हीट करते हैं, रेगुलेटेड सप्लाई ऑफ डाइऑक्सीजन, मतलब हम सप्लाई ऑफ डाइऑक्सीजन कंट्रोल करते हैं और प्रेशर क्या रखते हैं, हाई रखते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ कोई कैटलिस्ट लेते हैं तो उस मोमेंट पे हमें एक वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट मिलता है। अगर मीथेन को हमने O2 दिया लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर तो बनेगा मीथेनॉल, अगर इन द प्रेजेंस ऑफ MO2O3 तो बनेगा अल्डिहाइड मीथेनॉल। और अगर फॉर एग्जांपल हमने CH3CO2 एसिटाइल ग्रुप के प्रेजेंस में दे तो ओइक एसिड बनेगा, ओइक एसिड बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। उसके बाद ऑर्डिनरी अल्केन जो होते हैं वो रेजिस्ट करते हैं ऑक्सीडेशन, बट अल्केन जिनके पास टेरिशरी हाइड्रोजन होता है उसको हम ऑक्सीडाइज कर सकते हैं अल्कोहल्स में बाय पोटेशियम परमैंगनेट। देखो जैसे कि वो अल्केन जिनके पास टेरिशरी हाइड्रोजन है उनको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, अल्कोहल में, विद द हेल्प ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। ये चारों आपको याद करने, इसमें से सवाल आते हैं। मैं फिर से बताती हूँ, अगर तुमने मीथेन और CO2 में कार्बन डाला तो बनेगा अल्कोहल, याद रखना अल्कोहल। एक तो यहाँ अल्कोहल बनता है और कहाँ बनता है मैम, वो जो अल्कीन्स होते हैं जिनमें टेरिशरी हाइड्रोजन होता है उनको हम क्या करेंगे, वो अल्कीन्स जिनमें टेरिशरी हाइड्रोजन होता है उन अल्कीन्स को क्या करेंगे, हम पोटेशियम परमैंगनेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं और वहाँ पर बनता है अल्कोहल। ठीक है, तो पहले कॉपर के साथ अल्कोहल बनता है और जो मैंने दूसरा वाली रिएक्शन बताई उसमें अल्कोहल बनता है। फिर अल्डिहाइड किस में बनता है, जब हम उसको MO2O3 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो बनता है अल्डिहाइड मीथेनॉल, याद रखना मीथेनॉल, और वाटर भी रिलीज होता है। और जहाँ पर CH3CO2Mn मतलब एसिटाइल ग्रुप और Mn मैग्नीज होता है यूज़, वहाँ पर अब क्या बनता है, ओइक एसिड। क्या बनता है, ओइक एसिड। ठीक है, हो गया याद। चलो अब हम आइसोमेराइजेशन करेंगे। एन अल्कीन्स मतलब नॉर्मल अल्कीन्स को जब हम हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 एंड हाइड्रोजन क्लोराइड गैस आइसोमराइज टू ब्रांच चेन अल्कीन्स। जो एन अल्कीन्स होते हैं जब हम उनको हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस अल्मोनियम क्लोराइड, एनहाइड्रस अल्मोनियम क्लोराइड जो है उसकी प्रेजेंस में इसको हीट करते हैं और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस HCl की प्रेजेंस में और एनहाइड्रस AlCl3 ये आइसोमराइज हो जाता है। ये क्लियर हो गया। उसके बाद एरोमेटाइजेशन मतलब कि जब हम नॉर्मल अल्केन जिनमें 6 या 6 से ज़्यादा कार्बन्स होंगे उनको हीट करेंगे 773 केल्विन। इस पर नीट 2025 पे क्वेश्चन आया था तो ध्यान से सुनना। उसको हम हीट करेंगे टू 773 केल्विन और 10 to 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ वैनेडियम, V2O5, मोलिब्डेनम, MO2O3 और क्रोमियम, Cr2O3। ये हो जाते हैं डिहाइड्रोजनेटेड और बनाते हैं एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटाइज हो जाते हैं, या उसको हम बोलते हैं रिएक्शन को रीफॉर्मिंग। ठीक है, टॉलिन जो है इट्स अ मिथाइल डेरिवेटिव बेंजीन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रिएक्शन विद स्टीम, जब हम मीथेन को स्टीम के साथ रिएक्ट करवाते हैं बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, मीथेन को हमने वाटर मतलब स्टीम के साथ रिएक्ट किया निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, ये बनाएगा CO2+H2 जिसको हम इस गैस को क्या बोलते हैं, वाटर गैस। ठीक है, तो सुनो, मीथेन रिएक्ट करता है स्टीम के साथ, मीथेन CH4+ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड CO+ डाइहाइड्रोजन गैस। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन गैस। ठीक है, मीथेन जो है इट रिएक्ट्स विद स्टीम एट 1273 केल्विन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट ताकि ये बना सके कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 गैस। ये मेथड जो होती है इट्स यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन गैस। पायरोलिसिस, हायर अल्केन्स को जब हम हीट करते हैं बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे ये डिकम्पोज हो जाती है लोअर अल्केन्स में। ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन को बोलते हैं पायरोलिसिस या क्रैकिंग। पायरोलिसिस जो अल्केन होता है ये फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है, ये याद रखना कि जो पायरोलिसिस है अल्केन्स का इट्स अ फ्री रेडिकल रिएक्शन। प्रेपरेशन ऑफ ऑयल गैस या पेट्रोल गैस फ्रॉम कैरोसिन ऑयल और पेट्रोल इन्वॉल्व्स द प्रिंसिपल ऑफ पायरोलिसिस। इस पर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि जो प्रेपरेशन होती है ऑयल गैस की या पेट्रोल गैस की from kerosene or petrol involves the principle of pyrolysis. For example, डोडेकिन a constituent of kerosene oil on heating with जब हम डोडेकिन को हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हेप्टेन, पेंटीन और अदर प्रोडक्ट्स। मैं आपको फिर से रिवाइज करती हूँ। कंट्रोल ऑक्सीडेशन आई नो आपको याद हो गया होगा। आइसोमेराइजेशन में हम क्या करें, एनहाइड्रस AlCl3 को यूज़ करें विद इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, वो आइसोमराइज हो रहा है। एरोमेटाइजेशन में हम क्या कर रहे हैं, वो नॉर्मल अल्केन्स लेने हैं जिनमें 6 या 6 से ज़्यादा कार्बन हो, क्योंकि हमें एरोमेटाइज करें। बेंजीन में 6 कार्बन से ज़्यादा कार्बन भी हो सकते हैं या 6 हो सकते हैं। ठीक है, बेंजीन में 6 से ज़्यादा कैसे हो सकते हैं, मतलब टॉलिन की प्रेजेंस में एक अगर फॉर एग्जांपल 6 कार्बन है तो बेंजीन बनेगा, अगर 7 है तो 6 तो बनेगा और एक साथ में CH3 अलग से ऐड हो जाएगा और बनेगा टॉलिन। ठीक है, और जब हम इसको हीट करेंगे हाई टेम्परेचर पे 773 केल्विन और प्रेशर रखेंगे 10 से लेकर 20 तक इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, V2O5, Cr2O3,
MO2O3, तो ये डिहाइड्रोजनेटेड होते हैं और ये बनाते हैं, एरोमेटाइजेशन होती है इनकी या रिफॉर्मिंग उसको बोलते हैं। अब रिडक्शन विद स्टीम, रिडक्शन ही रिएक्शन विद स्टीम, मीथेन को तुमने वाटर के साथ रिएक्ट किया इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, तो ये क्या बनाएगा, CO प्लस H2, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2। सो मीथेन रिएक्ट करता है स्टीम के साथ 1273 केल्विन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड एंड डाइहाइड्रोजन गैस। ये मेथड जो होती है ये इंपॉर्टेंट है ताकि हम डाइहाइड्रोजन का इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन गैस। डन। पायरोलिसिस क्या होता है कि हायर अल्केन्स को जब हम हीट करते हैं हायर टेम्परेचर पे तो ये लोअर अल्केन्स में ब्रेक हो जाता है और ये डिकम्पोजन रिएक्शन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट पायरोलिसिस ये कराएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें से भी क्वेश्चन आए हैं जैसे कि पायरोलिसिस ऑफ अल्कीन इज बिलीव टू बी फ्री रेडिकल रिएक्शन, प्रेपरेशन ऑफ ऑयल गैस और पेट्रोल गैस फ्रॉम केरोसिन ऑयल और पेट्रोल इन्वॉल्व्स द प्रिंसिपल ऑफ